320 साल, ये एक बहुत लंबा अरसा होता है और इतने ही वक्त तक दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत की, उसे एक नया रूप दिया और फिर इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य 3 सदियों तक राज करने के बाद गायब कैसे हो गया। चलिए आज इसी के बनने और बिगड़ने की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक सल्तनत नहीं थी। असल में ये 5 अलग अलग राजवंशों यानी डायनेस्टीज की एक पूरी सीरीज थी। गुलाम वंश से कहानी शुरू होती है और लोधी वंश पर आकर खत्म। ये जो टाइमलाइन दिख रही है, यही है हमारा आज का रोड मैप। अब देखिए, सल्तनत की नींव कोई रातों रात नहीं रखी गई थी। ये नतीजा था उन लगातार हमलों का, जिन्होंने धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से भारत की सियासी तस्वीर ही बदल कर रख दी। कहानी की शुरुआत होती है 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले से। उसने सिंध तो जीत लिया, पर इतिहासकार इसे बिना नतीजों वाली जीत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई लंबा चौड़ा पॉलिटिकल असर नहीं हुआ। ये बस एक कह सकते हैं एक आहट थी। फिर एंट्री होती है महमूद गजनी की। इसका मकसद एकदम साफ था, भारत पर राज नहीं करना था, बल्कि यहाँ की दौलत लूटनी थी। सोमनाथ मंदिर जैसे अमीर ठिकाने उसके निशाने पर थे। मकसद था बस अपना खजाना भरना। कुल 17 बार हमले किए, लेकिन कभी यहाँ रुककर हुकूमत करने की नहीं सोची। लेकिन फिर आया मोहम्मद गौरी और यहाँ से खेल बदल गया। उसका इरादा सिर्फ लूटपाट का नहीं था। 1192 में जब उसने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसने यहाँ एक स्थायी राज की नींव डाली। अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कामकाज सौंपा और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत का असली सफर शुरू होता है। तो गौरी की मौत के बाद उसके उसी वफादार गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले वंश यानी गुलाम वंश की कमान संभाली और उसके सामने चुनौती थी एक बिल्कुल नए साम्राज्य को जीरो से खड़ा करने की। ऐबक ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन सल्तनत का असली आर्किटेक्ट था इल्तुतमिश। उसने न सिर्फ अंदर के विद्रोहों को शांत किया, बल्कि भारत को चंगेज खान के मंगोल खतरे से भी बचाया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। उसने इक्ता सिस्टम और तुर्काने चहलगानी यानी अपने 40 सबसे भरोसेमंद तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़े कदम थे। और फिर इल्तुतमिश के बाद जो हुआ वो उस जमाने के लिए इनकलाब से कम नहीं था। उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। सोचिए, एक महिला सुल्तान। उसने पर्दा छोड़ा, मर्दों वाले कपड़े पहने और मैदान जंग में सेना को लीड किया। लेकिन तुर्क सरदारों को एक औरत का हुक्म मानना गवारा नहीं हुआ और इसी वजह से उसका राज ज्यादा दिन नहीं चल सका। रजिया के बाद ये जो तुर्क सरदार थे वो बहुत ताकतवर हो गए। फिर आया बलबन और उसने इनकी ताकत को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने उस 40 के ग्रुप को ही खत्म कर दिया, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया और दरबार में सिजदा और पायबोस जैसी ईरानी रस्में शुरू की। मतलब झुककर सलाम करना और सुल्तान के पैर चूमना। उसका बस एक ही मकसद था, सुल्तान से ऊपर कोई नहीं। अच्छा, बलबन के बाद सल्तनत की बागडोर आई खलजियों के हाथ में और यहीं से सल्तनत ने अपनी ताकत का वो शिखर देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खलजी। एक जबरदस्त रणनीतिकार, लेकिन उतना ही बेरहम। उसने बलबन की पॉलिसी को और आगे बढ़ाया। अमीरों और उलेमा यानी धार्मिक गुरुओं दोनों के पर कतर दिए ताकि सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान का कंट्रोल हो। उसने जमीन की बाकायदा नपाई करवाई और टैक्स तय किया, सीधा 50%। सोचिए, आधी की आधी फसल सीधे सुल्तान के खजाने में। यह दिखाता है कि उसका फाइनेंशियल कंट्रोल कितना सख्त और एफिशिएंट था। और ये तो कुछ भी नहीं, अपनी इतनी बड़ी फौज को संभालने के लिए उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए। हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। अनाज का बाजार अलग, कपड़े का अलग, घोड़ों और गुलामों का अलग। और इन कीमतों पर नजर रखने के लिए जासूसों का पूरा एक नेटवर्क था। कोई गड़बड़ करे तो सजा बहुत भयानक थी। ये उस जमाने का एक कमाल का इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था। खलजी के बाद सल्तनत पहुंची तुगलक वंश के हाथों में और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक मोड़ आया। ये दौर था बड़े बड़े आइडियाज का, महत्वाकांक्षी योजनाओं का, लेकिन इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो गई। सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा, विजनरी था, लेकिन उसके 2 बड़े फैसले सल्तनत के लिए तबाही लेकर आए। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना और दूसरा, टोकन करेंसी चलाना। और हुआ क्या? दोनों ही प्लान बुरी तरह फेल हो गए। दौलताबाद से नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया, तो थक हार कर वापस दिल्ली आना पड़ा। और टोकन करेंसी का तो और बुरा हाल हुआ। लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। पूरी की पूरी इकोनॉमी बैठ गई। देखिए, अलाउद्दीन खलजी और तुगलक की सोच में एक बुनियादी फर्क था। खलजी ने साउथ इंडिया को जीता जरूर, पर उसे सीधे अपने राज में नहीं मिलाया, बस उनसे टैक्स लेता रहा। दूसरी तरफ तुगलक ने हर जीती हुई जगह को सीधे कंट्रोल करने की कोशिश की। नतीजा, साम्राज्य इतना फैल गया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया और जगह जगह बगावतें होने लगी। तो तुगलक की इन गलतियों ने सल्तनत की कमर तोड़ दी और यहीं से शुरू हुआ उसके पतन का दौर। एक ऐसा दौर जिसमें सल्तनत अंदर से टूटने लगी और बाहर से हमले होने लगे। 1398 में तैमूर लंग का हमला हुआ
और इसने तुगलक वंश को लगभग खत्म ही कर दिया। इसके बाद सैयद और लोदी वंश आए, लेकिन उनमें वो पहले वाली बात नहीं थी। वो बस नाम के सुल्तान थे जो लगातार अंदरूनी लड़ाइयों और साजिशों में ही उलझे रहे। और सल्तनत का अंत भी अंदर की ही फूट से हुआ। आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। वो अपने ही अफगान सरदारों को काबू में नहीं रख पाया। इसी से नाराज होकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने काबुल के शासक बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेज दिया। और बस 1526 में पानीपत के मैदान में आखिरी फैसला हुआ। बाबर की छोटी सी फौज जिसके पास तोपें थीं, उसने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। तो जिस सल्तनत का जन्म तराइन की जंग में हुआ था, उसका अंत पानीपत की जंग में हो गया। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत का चैप्टर खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य का शुरू। लेकिन क्या वो 320 साल बेकार गए? बिल्कुल नहीं। सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन,